Good evening, all. We'll start the session. Today's session is about the public interest litigation, जिसको शॉर्ट में PIL कहते हैं. और PIL बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट भी है जो लॉ स्टूडेंट्स है, लॉयर्स है, और आई विल से जनरल पब्लिक का भी PIL बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है. क्योंकि PIL जैसे जैसे हम लोग सेशन में प्रोग्रेस करेंगे, यू विल नो कि वाई PIL सच अ फेवरेट सब्जेक्ट, बिकॉज दिस इज वन थिंग विच विल I would say कि has changed the law, has affected the people's life. और उसका फायदा इतना हुआ है कई बार जहां लॉ नहीं था वहां लॉ लेट डाउन हुआ, पार्लियामेंट को लॉ लेट डाउन करना पड़ा. तो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल थिंग PIL. दैट इज द रीजन आई एम टेलिंग यू कि बड़े ध्यान से सुनना. यू मे नॉट नो बाय लिसनिंग दिस सेशन, you may file a PIL tomorrow and you may change the country's laws or you may help mankind. या हमारे कंट्री के सिटीजन है. आई विल गिव वन स्मॉल एग्जाम्पल जिससे PIL का मतलब PIL का डेफिनेशन तो नहीं है, कहीं डिफाइन नहीं किया है. जस्टिस PN भगवती और कृष्णा अय्यर सर है, इन्होंने ये दो जज ने बहुत कोशिश किया. इन्होंने इसका मतलब ना फाउंडेशन ले डाउन किया 1976 ऑनवर्ड्स, और 80s से बहुत अच्छे से चली PIL और तब से बहुत फेवरेट है. कोर्ट में ये मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक अलग इसका यही होता है कि PIL कौन करेगा, और उसका एक अलग से रजिस्ट्री में डिपार्टमेंट होता है. और PIL के जरूरी नहीं है कि लॉयर ही करेगा, और यू नीड टू बी सम ऑर्गेनाइजेशन. एनी स्मॉल पर्सन who does not have any support, any money can also file the PIL. But the reason behind it क्या, उसका रीजन क्या होना चाहिए? PIL के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत क्लीन हैंडेडली होना चाहिए. आई विल कम टू वन, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. परमानंद कटारा, PT लिखा है तो मतलब पंडित परमानंद कटारा से यूनियन ऑफ इंडिया होगा, PT लिखा है. फ्रॉम देयर आई अंडरस्टैंड. ये जो जजमेंट है ना, अगर इसमें PIL कैसे फाइल हुआ, तो आपने देखा होगा कि मतलब कहीं पर भी रोड में एक्सीडेंट्स होते हैं, अगर आप वो एक्सीडेंट का जो आदमी है जो इंजर्ड है उसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो क्या बोलेंगे, नहीं नहीं ये तो रोड एक्सीडेंट हुआ है, पुलिस केस है, या फिर कुछ कहीं पर झगड़ा हो गया है, किसी को चाकू लग गया है, तलवार लग गई है, रायट्स हुए. तो ऐसे समय में आप क्या करोगे? तो आप ले नहीं जाओगे तो वो इंसान मर जाएगा. डॉक्टर के पास ले जाओ, डॉक्टर बोलता है नहीं नहीं पुलिस केस में हाथ नहीं लगाऊंगा. ऐसा ही एक केस हुआ था कई सालों पहले 1989 में. तो परमानंद कटारा जी थे, वो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे. उन्होंने न्यूज़पेपर में कटिंग पढ़ी कि स्कूटर इसका एक्सीडेंट हो गया और उसको कोई ट्रीट नहीं कर रहा है और ये सब बातें हो गई, तो वो अपना जान खो देगा ये डर से, मतलब कि कोई उसको हाथ भी नहीं लगा रहा है. ऐसे समय हो गए, डॉक्टर्स भी इसको मना कर रहा है. इन दैट सिचुएशन उन्होंने PIL एक फाइल की, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. और तब से उस PIL में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्थ मिनिस्ट्री को डायरेक्शंस दिया. फिर जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है उनको भी डायरेक्शन दिया कि जब भी ऐसा होता है कि एक्सीडेंट होता है तो फर्स्ट ड्यूटी ऑफ द डॉक्टर इज टू ट्रीट दैट पेशेंट, क्योंकि उसकी अगर जान चली गई इट कैन नॉट बी ब्रॉट बैक. जो पुलिस की कार्रवाई है, CRPC में जो कार्रवाई है, जो लिखा पड़ी है, इट कैन बी डन लेटर ऑन. तो ये जजमेंट बहुत घूमता भी था. काइंडली नोट डाउन, इफ यू नोट दिस जजमेंट ऑल्सो इट विल हेल्प यू. कभी आप लॉयर है, ऐसा पर्सन आप जा रहे हैं, वो बोलेगा नहीं डॉक्टर बोलेगा नहीं पुलिस केस कीजिए बाद में हमारे पास आइए. नो नो, द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ एनी डॉक्टर इज टू ब्रिंग हिज लाइफ बैक, टू ट्रीट दैट पेशेंट, टू गिव हिम अटेंशन. नॉट वो रिपोर्ट नहीं लिखवानी है. तो पहले ये जजमेंट होगा पंडित परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट. जब भी एक्सीडेंट होता है तो डॉक्टर का फर्स्ट ड्यूटी. सो नाउ यू हैव अंडरस्टैंड. और ये जो परमानंद कटारा का कोई वो पड़ोसी नहीं था, उन्होंने सिर्फ वो न्यूज़पेपर पढ़ा था और उसकी कटिंग पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये केस दायर किया था. इसको PIL कहा गया था. और ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में देखिए, एक छोटा सा न्यूज पढ़ा उन्होंने, जो आइटम न्यूज आइटम, उसको उन्होंने उस न्यूज आइटम के इंफॉर्मेशन के हिसाब पे बलबूते पर उन्होंने केस फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में PIL. और देश के लिए कितना बड़ा सॉरी बदलाव हो गया. तो दिस इज द पावर ऑफ PIL है. हाँ, तो PIL करते वक्त हमेशा ध्यान रखिए, आप टेलीग्राम से भी कर सकते हैं, आप पोस्ट कार्ड से भी कर सकते हैं, आप इंडियन लेटर से भी कर सकते हैं. ओनली योर इशू शुड बी वेरी गुड. इतना वो क्लीन इशू होना चाहिए ना कि आपका उसमें कुछ पर्सनल वेंडेटा नहीं होना चाहिए, अपना कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए. इट शुड बी फॉर द सोशल कॉज, सोशल जस्टिस. दिस इज वन थिंग. नाउ टेलिंग कि PIL कौन से सेक्शन में फाइल होती है, कौन से आर्टिकल में फाइल होती है. PIL सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में फाइल होती है,
हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 में फाइल होती है। ये 2 कोर्ट में पीआईएल फाइल होती है। क्या कहीं और भी पीआईएल फाइल होती है? आई विल कम टू दिस क्वेश्चन लेटर ऑन, बिकॉज फर्स्ट वी विल टेक अप दिस सम जजमेंट्स व्हिच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पीआईएल। जैसे परमान कटारा का केस से मालूम हो गया कि पीआईएल की जरूरत क्यों है इस देश को। तो उसमें जब अब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करते हैं, और जब हाई कोर्ट जाएंगे 226 में। ये 2 चीजें हो गई। बहुत साल पहले भवरी देवी का केस, ये बहुत समय हो गया, तो भवरी देवी का केस राजस्थान में हुआ था। वो राजस्थान में तब बाल विवाह बहुत होते थे, तो भवरी देवी जो साथिन का काम करते थे, जो ये आंगनवाड़ी का जो सेविका होती है हमारे यहाँ महाराष्ट्र में, वैसे भवरी देवी को भी एम्प्लॉय किया गया था एक छोटे से पद पे सरकार की तरफ से। तो वो कहीं पर भी ऐसे बच्चों का बाल विवाह होता था तो वो जाती थी और बाल विवाह रोकने की कोशिश करती। उन्होंने एक बाल विवाह रोका राजस्थान में। एक छोटी 9 महीने की बच्ची का होता बाल विवाह हो रहा था, उन्होंने वो रोका। उसका परिणाम ये हुआ कि 5 लोगों ने उन पर रेप किया। अब भवरी देवी पर ये रेप हुआ, उनकी कोई कंप्लेन लेने को तैयार नहीं, क्योंकि वो छोटी कास्ट की थी, रेप करने वाले बड़े कास्ट की थे। उस समय गांव का माहौल था तो यही सब होता था, तो वो क्या करे, वो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ ज्यादा संघर्ष नहीं हुआ। लेकिन कहीं छोटे से न्यूज़पेपर में एक आइटम आया ऐसे, उसकी न्यूज आई, वो न्यूज बढ़ते बढ़ते दिल्ली तक पहुंची। दिल्ली में और उसके जो आरोपी थे उनको भी सजा नहीं हुई, वो छूट रहे थे। आज भी यही अवस्था है वैसे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसे किया कि जो एक नैना कपूर लॉयर थी जितना मुझे याद है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में और बहुत सारी पीएल दाखिल हुई। उसमें एक पीएल दाखिल हुई राजस्थान की, एक विशाखा करके एक संस्था थी, एनजीओ थी, उन्होंने की कि भवरी देवी जब ये बाल विवाह रोक रही थी तो वो वर्क प्लेस पे काम कर रही थी, गवर्नमेंट की वो बोलती सेविका थी, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट थी। तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट कि वो उसका ध्यान रखे। और उसके साथ सेक्सुअल अफेंस हुआ है, एट वर्क प्लेस हुआ है। सी द रूट्स ऑफ द सेक्सुअल अफेंस एट वर्क प्लेस गोज टू द भवरी देवी केस। तो भवरी देवी के केस में उन्होंने ऐसे किया कि विशाखा गाइडलाइंस जो लेट डाउन हुई वो विशाखा इसमें, तो इसमें बहुत सारी पीआईएल, पूरे देश भर में बहुत हंगामा हुआ और सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी पीआईएल दाखिल हुई। तो कॉज लिस्ट में पहला केस विशाखा का था, तो इससे इसको विशाखा गाइडलाइंस से गया। तो उस समय सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस का लॉ नहीं था, जो अभी लेट डाउन हुआ 2013 में। तो लॉ नहीं था तो करेंगे क्या। लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट वाज काइंड इनफ कि उन्होंने गाइडलाइंस की, विशाखा गाइडलाइंस करके, कि जो भी वुमेन वर्क प्लेस में काम करती है उसकी जिम्मेदारी, अगर प्राइवेट संस्थान है तो उस ऑर्गेनाइजेशन की, एक कंपनी है तो उस कंपनी के लोगों की है, जो कंपनी के डायरेक्टर्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उनकी होगी। और अगर वो गवर्नमेंट के साथ काम करे तो गवर्नमेंट की होगी। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस वो पहली बार लॉ लेट डाउन किया। अदरवाइज कहीं पर भी कुछ रेप या छेड़छाड़ की घटनाएं होती थी, सिंपल आईपीसी में 354 में या 376 में हो जाता था। लेकिन उस समय से विशाखा गाइडलाइंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है फ्रॉम एवरी एंगल। और अब तो उस पर लॉ लेट डाउन हो गया, तो इट्स ओनली ऑफ एकेडमिक नेचर। लेकिन अगर लॉ नहीं है तो भी पीआईएल के द्वारा आप लॉ लेट डाउन करा सकते हैं और आप गाइडलाइंस कर सकते हैं। दिस इज भवरी देवी केस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक छोटा चीज मैं बताऊंगी, कहने के लिए बहुत छोटी चीज है, लेकिन बोलते ना हमारे देश में नदियों को माता कहा गया है, तो गंगा मैया ही बोलते हैं। अगर आप कभी उत्तर प्रदेश या बिहार या तो बोलेंगे गंगा मैया, बोलेंगे गंगा माता, बोलेंगे गंगा नदी भी नहीं बोलेंगे, तो हम उसको माता का स्वरूप देते हैं। ये गंगा मैया में पूरी गंदगी पोल्यूटेड हो चुकी थी, वहां बहुत इंडस्ट्रीज हुई थी। तो ऐसे समय में एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इनका पूरा नाम है महेश चंद्र मेहता, इन्होंने एक पीआईएल दायर की। और वो पीआईएल देखिए, गंगा जो नदी है वो पूरे देश में 8 स्टेट को कवर करती है, और ये इतनी मतलब उसको हम लोग माँ बोलते हैं, और उनका मतलब उसका पानी अमृत समझकर पीते हैं। बट उस समय वो पूरी पोल्यूटेड हो चुकी थी। बट बाय वे ऑफ पीआईएल और एमसी मेहता, उन्होंने जो पीआईएल दायर की, द कोर्ट केम टू द रेस्क्यू ऑफ गंगा मैया। एंड व्हाट हैपेंड, कितनी सारी इंडस्ट्रीज को बंद करवाया गया। और जो टैनिंग की वहां इंडस्ट्री थी, कानपुर में भी थी बहुत सारी टैनिंग की इंडस्ट्री वहां। अगर जो उत्तर प्रदेश को जानते हो, कानपुर में चमड़े का बहुत बड़ा व्यापार होता है, तो वहां बहुत इंडस्ट्रीज है। तो उन्होंने बोला कि मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि नहीं, गंगा मैया को क्लीन ही रखना है, एंड उसमें आदेश दिया। सी एक नदी को हम कैसे क्लीन करा सकते हैं, सी इट वॉज अ मैटर ऑफ सोशल कॉज।
public importance. So you understand PIL is for public importance, not for our personal. तो अभी तक मैंने 3 केसेस बताए, एक परमानंद कटारा का जो एक्सीडेंट का था, नंबर 2 भविरी देवी का जो रेप केस था, वो कोई बाल विवाह रोक रही थी, थर्ड केस MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो गंगा नदी के बारे में था. तो अंडरस्टैंड द आइडिया बिहाइंड PIL इज प्रोटेक्टिंग आवर कंट्री, प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द सिटीजन, क्योंकि जब गंगा मैया साफ होगी तो उसका फायदा हमें भी मिलेगा. फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है सुनील बत्रा का. सुनील बत्रा ये मर्डर चार्ज में तिहाड़ जेल में अंदर थे और उनको कैपिटल पनिशमेंट मिली थी, तो वो अंदर ही थे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में. उन्होंने अपने लिए और एक उनके साथ एक और आरोपी था वहां पर जो उस केस में नहीं था, प्रेमचंद नाम का, उसको वार्डन था जेल का, उसने उसके एनस पार्ट में एक डंडा था वो मतलब इंसर्ट किया था. उसको बहुत तकलीफ हुई थी, उसका पार्ट भी टेयर हो गया था और डॉक्टर्स का रिपोर्ट भी था. लेकिन वार्डन ने इतनी बदमाशी करी, किसी को कुछ पता नहीं, कोई कंप्लेन नहीं हुई. सुनील बत्रा ये पढ़ा लिखा था, जो भी था, उसको जो नॉलेज था, उसने एक पोस्ट कार्ड उठाया, सुप्रीम कोर्ट में लिखा. उसने 2 चीजें लिखी. एक तो खुद को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा कि वो बोला मेरा भी मानव अधिकार है, मुझे अगर सजा हुई है फिर भी मैं अभी जिंदा हूं तो एटलीस्ट मुझे अकेले ना रखा जाए. जो याचिका ऑफकोर्स मंजूर नहीं, लेकिन उनकी जो दूसरी याचिका थी प्रेमचंद के बारे में, जिसको वार्डन ने बहुत बुरे तरीके से मतलब उस पर सेक्सुअली मतलब उसको बोलते ना असॉल्ट किया था, उस वार्डन की कंप्लेंट हुई और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किए सुनील बत्रा के केस में. एंड इसका मतलब ये सबसे अच्छा उदाहरण है जुडिशियल एक्टिविज्म का. एक पोस्ट कार्ड पे एक कैदी जिसका कोई भी नहीं है, दूसरे कैदी ने उसके लिए एक लेटर लिखा सुप्रीम कोर्ट को, एंड सुप्रीम कोर्ट टू कॉग्नाइज ऑफ दिस. तो सुनील बत्रा का केस सबसे इंपॉर्टेंट केस है कि एक पोस्ट कार्ड हिला सकता है. और उसके बाद ये जुडिशियल एक्टिविज्म का सुप्रीम कोर्ट का ये भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक छोटी सी चीज, एक छोटा सा पोस्ट कार्ड देश को हिला सकता है. और तब से जुडिशियल एक्टिविज्म ये हुआ कि अगर वो आरोपी भी है, जेल में भी है, तो आपको उसको मारने पीटने का अधिकार नहीं है. तो सुनील बत्रा केस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम देयर. मतलब जरूरी नहीं है कि लोकस स्टैंडी, द वर्ड यूज इज लोकस स्टैंडी होता है. तो लॉ में लोकस स्टैंडी की जरूरत नहीं है. जब व्हेन यू आर डूइंग PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जब भी आप फाइल करते हैं आपको कोई लोकस स्टैंडी की जरूरत नहीं है. आप आपके पड़ोसी के लिए भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपका जो हेतु है उसके पीछे जो रीजन है, इट शुड बी वेरी क्लियर, वेरी नाइस. उसमें कुछ भी मतलब पर्सनल वेंडेटा, पर्सनल स्वार्थ नहीं होना चाहिए. और एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है हुसैन आरा खातून का. अगर लॉ की भाषा में बोला जाए तो ये पहली PIL भी बोली जाती है. जस्टिस PN भगवती और कृष्णा अय्यर और इन्होंने जो उसका ये रखा, फाउंडेशन रखा. तो हुसैन आरा खातून का जो जजमेंट है उसमें 40,000 प्रिजनर थे बिहार में, बिहार की जेल में. उसमें वुमेन भी थे, छोटे बच्चे भी थे. इसमें ये 1979 में हुआ. तो सुप्रीम कोर्ट ने जो उनकी जो हालत थी जेल में, जो उनकी कंडीशन थी, बहुत बुरी कंडीशन थी, केसेस नहीं चल रहे थे, तो 40,000 प्रिजनर्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने हुसैन आरा खातून में डिसीजन लिया. और उसमें पहली बार प्रिजनर्स के भी राइट होते हैं, कैदियों के भी राइट होते हैं, और उनको इनह्यूमन कंडीशन में जेल में नहीं रखा जा सकता. ये लॉ लेट डाउन हुआ हुसैन आरा खातून में. तो किसी कैदी के लिए भी सुनील बत्रा एंड हुसैन आरा खातून, दीज आर दी 2 बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ PIL. मतलब जिनका कोई नहीं होता है उनका PIL होता है, ऐसा भी आप कह सकते हैं. अनदर इम्पोर्टेंट, अभी सोशल कॉज की तरफ चलते हैं कि सोशली अभी है, विशालजीत करके एक लॉयर है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. कभी भी आपने देखा होगा कि जो प्रोस्टिट्यूशन में जाते हैं, कभी कभी वो लड़कियां छोटी होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है. कई बार ऐसा होता है कि गांव से लड़कियां ले आते हैं, बोलते हैं हम घर में काम कराएंगे, लेकिन बीच में जो दलाल होते हैं, पिंप होते हैं, वो उनको बेच देते हैं प्रोस्टिट्यूशन में, और उनके माँ बाप को पता ही नहीं होता है. वो बच्ची को ढूंढते रह जाते हैं, मिसिंग कंप्लेंट होती है, वो लड़कियां पता ही नहीं चलती है. आज तो फिर भी मोबाइल का जमाना है. लेकिन तो विशाल जीत जी ने एक याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट की, इरेडिकेशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन. तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें भी एडवाइजरी कमेटी अपॉइंट करी थी और डायरेक्शन इशू किए थे कि देखिए कुछ लॉ नहीं था प्रोस्टिट्यूशन को मतलब कि उसको इरेडिकेट करने का भी, बट दैट डे ऑल्सो इन सुप्रीम कोर्ट इट हैपन कि PIL है
तो उसको कंसिडर किया गया, एंड कंसिडरिंग ऑल दी एस्पेक्ट्स कि प्रोस्टिट्यूशन में छोटी लड़कियां भी लाई जाती है, नाबालिग लड़कियां होती है जिनको प्रोस्टिट्यूशन में ढकेला नहीं जा सकता, क्योंकि अगर वो हाँ भी बोलती है तो भी वो नाबालिग है, तो उनकी हाँ को कहने का कोई हाँ मतलब ही नहीं है। तो इसमें एडवाइजरी कमेटी थी, अपॉइंट हुई थी, और इसमें डायरेक्शन इश्यूड है, और मतलब महिला एंड बाल कल्याण जो डिपार्टमेंट है देश का और स्टेट लेवल में, तो जो मिनिस्ट्री होती है उसको भी डिपार्टमेंट को एडवाइजरी कमेटी अपॉइंट करने का आदेश दिया गया और डायरेक्शंस भी दिए गए। तो सुनिए, इरेडिकेशन ऑफ द प्रोस्टिट्यूशन दिस कैन आल्सो बी हैपन। और इसमें विशाल जीत है, वो अफेक्टेड पर्सन नहीं है, ही वाज डूइंग फॉर सोशल कॉज। सो इफ यू हैव एनी सोशल कॉज, यू आर वेलकम टू फाइल एन पीआई। तो सुप्रीम कोर्ट or any court will always help you if your issue is good and it is helping the mankind. और इसके बारे में एक और विशाल जी के किस्म में जोगिन हमारे यहाँ एक परंपरा होती है, या फिर महाराष्ट्र में देवदासी बोलते हैं, उसके नाम पर भी कभी कभी ऐसा होता था कि प्रोस्टिट्यूशन चलता था। तो ये सब एस्पेक्ट भी सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कंसिडर किया गया है। तो इरेडिकेशन ऑफ द प्रोस्टिट्यूशन नहीं, वो बहुत बड़ा, मतलब एक छोटा सा इश्यू आप जाता है सुप्रीम कोर्ट में, और उसको सुप्रीम कोर्ट इतना बड़ा कर देता है कि इट इज हेल्पिंग द ऑल द सिटीजंस ऑफ द कंट्री। हियर आई वुड लाइक टू ऐड कि कभी कभी आप रिट पिटिशन फाइल करते हो छोटे सी चीज के लिए, लेकिन इफ कोर्ट फाइंड्स इट यूजफुल देन इट मे कन्वर्ट दैट योर रिट पिटिशन अंडर आर्टिकल 32 in Supreme Court or Article 226 in the High Court into PI. Remember this. This is important thing. Now, कुछ नेगेटिव चीजें भी PIL के बारे में ले लेते हैं। PIL के बारे में ऐसा बोला जाता है कि लेटली जो PILs होते हैं वो पब्लिसिटी के लिए फाइल होते हैं, कि आपको पब्लिसिटी चाहिए, क्योंकि न्यूज़पेपर, मीडिया, टीवी चैनल्स इतने बढ़ गए, तो कोई भी जाता है बोलता है मैं इस पे कर लूंगा, इस पे कर लूंगा। तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि PIL ऐसी फाइल हुई है कि कोर्ट को लगा कि इट डज नॉट फॉल इनटू द पब्लिक डोमेन। मतलब अगर आपका पड़ोसी से झगड़ा हुआ और आपने PIL फाइल कर दी, शांति बनाई रखनी चाहिए मेरे एरिया में, तो कोर्ट विल नॉट एंटरटेन दिस एज अ PIL। ऑलवेज रिमेंबर, PIL का अपना अलग से एक महत्व है। तो आप अपना पर्सनल झगड़ा, हो सकता है आपने नौकरी प्राप्त करने की कोशिश की गवर्नमेंट से एंड यू फेल्ड, और आपको लगा कि वहां कुछ करप्शन है, बट यू डू नॉट हैव एनी पेपर्स, तो आप PIL फाइल करेंगे तो इट विल नॉट बी टर्म्ड एज अ PIL, इट विल बी अ रिट पिटिशन। वो भी देन यू हैव टू शो योर डॉक्यूमेंट्स। तो PIL इज अ डिफरेंट थिंग, रिट पिटिशन इज डिफरेंट थिंग। नाउ आई विल टेक सम नेगेटिव केसेस। उसमें एक शेख मोहम्मद मिरान वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2008 का केस है। एक रिटायर्ड ACP थे और उनका बेटे ने पुलिस कांस्टेबल का, पुलिस का जो एग्जाम दिया था वो दे रहे थे वो, तो वो फेल हो गए। अब इसमें उन्होंने PIL फाइल करी बॉम्बे हाई कोर्ट में। व्हाट वाज द इशू ही हैज टेकन, यू नो, कि जो उस समय ग्राउंड वेट हो गया था, और पुलिस के टेस्ट में रनिंग का टेस्ट होता है, दौड़ होती है, इतना किलोमीटर भागना है आपको, 7 किलोमीटर 10 किलोमीटर जो भी किलोमीटर से। तो उनका बोलते हैं कि एक न्यूज़पेपर में एक आइटम आया कि सब कैंडिडेट्स थे, उनको रोड पे भागने को बोला, उसमें कुछ लोग गिर गए, कुछ को वॉमिटिंग हुई, कुछ को ब्लीडिंग हुई। कुछ न्यूज़पेपर आइटम लिया उन्होंने और उन्होंने फाइल कर दी ये केस। रिस्पोंडेंट्स को नोटिस इशू हुई तो कोर्ट के सामने ये आदेश आया, क्योंकि रिस्पोंडेंट है, उन्होंने डिस्क्लोज किया कि इनका बेटा इस टेस्ट में फेल हो चुका है। उन्होंने भी इस जो PIL जिन्होंने की थी, ACP, रिटायर्ड ACP थे, उनका बेटा, उन्होंने टेस्ट लिया था एंड ही फेल्ड। एक उनका पर्सनल वेंडेटा हो गया कि वो पर्सनल स्कोर अपना सेटल करना चाहते हैं। दूसरी चीज, कोई भी ऐसा उनका बेटा खुद या फिर कोई भी 20,000 कैंडिडेट थे उस समय पुलिस के भर्ती के लिए, उसमें से किसी ने भी कंप्लेंट नहीं की थी, किसी का भी छोटा सा भी कंप्लेंट नहीं था। तो दिस PIL वाज डिसमिस विदाउट एनी कॉस्ट नहीं पड़ी थी उनको, लेकिन उनको बताया गया कि आपका पर्सनल वेंडेटा था, दूसरा आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कुछ भी नहीं, सिर्फ न्यूज़पेपर रिपोर्ट था। लेकिन सी पीछे की बात ये थी कि 20,000 कैंडिडेट में से एक भी कैंडिडेट इंक्लूडिंग हिज ओन सन हैज नॉट कम बिफोर द कोर्ट, कि उसको तकलीफ हुई थी या फिर रनिंग में वोमिटिंग हो चुकी थी, धूप में ली, वो रोड पे ली। एंड उसमें एक बहुत अच्छा चीज कोर्ट ने बोला है कि पुलिस हैज टू रन ऑन द रोड आल्सो, जो दोज आर कमिंग फॉर ट्रेनिंग। दिस इज अनदर पार्ट ऑफ द जजमेंट। इफ यू जब भी आप जजमेंट पढ़ते हो, यू गेट सो मेनी थिंग्स आल्सो, सिर्फ PIL नहीं। तो पुलिस का टेस्ट अगर वेट ग्राउंड, जो ग्राउंड गीला हो गया था, ग्राउंड के बदले रोड पे ले लिया, तो क्या हुआ? पुलिस इज नोन फॉर टफ जॉब्स,
दिस वाज द थिंग, इट वाज डिस्कस्ड. अनदर एक और केस है मधु होलमागी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ये भी महाराष्ट्र का ही केस है, बॉम्बे हाईकोर्ट का. मधु होलमागी साहब भी लॉयर थे और जो हमारा बम्बई का सेशन कोर्ट है इसमें वो प्रेसिडेंट थे. तो उस समय कुछ डील हो रही थी, न्यूक्लियर डील हो रही थी दो देशों के बीच में. अनदर देश वाज कंट्री वाज अमेरिका. तो उन्होंने बोला कि नहीं, इसमें देश के लिए खतरा है, सिक्योरिटी के लिए खतरा है, ये एग्रीमेंट गलत कर रहा है देश भारत, देर इज अ सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए. एंड दिस वाज फाइल्ड एज अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. और इसमें भी ये भी पिटीशन पीआईएल डिसमिस हुई. उसका रीजन ये था कि उनके पास कोई भी ऐसा एक सिंगल कारण नहीं था बताने के लिए कि जो एग्रीमेंट अमेरिका के साथ न्यूक्लियर फील्ड के लिए किया इसमें कुछ गलत है. ही वॉज नॉट हैविंग अ सिंगल पेपर टू शो, ए सिंगल थिंग और सिंगल विटनेस, एनीथिंग ही वॉज नॉट हैविंग. तो ये पीआईएल भी डिसमिस हुई. और इसमें कोर्ट ने मतलब स्ट्रिक्चर भी पास किया कि वो लॉयर है तो उनकी दुगनी जिम्मेदारी होती है कि उनको जब भी वो पीआईएल फाइल करे तो इट शुड बी एज अ रिस्पॉन्सिबल लॉयर, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द कंट्री यू हैव टू फाइल दिस. तो दिस वाज वन थिंग शुड रिमेंबर. जब आप पीआईएल फाइल करो तो आपको ध्यान रखना है कि कुछ भी पर्सनल वेंडेटा नहीं होना चाहिए, नंबर वन. नंबर टू, योर पीआईएल शुड हैव अ सब्सटेंस. सब्सटेंस इज द रीजन कि अगर आप बोल रहे हैं, कुछ एलिगेशन लगा रहे हैं, तो उस एलिगेशन का आपके पास कुछ तो प्रूफ होना चाहिए, अदरवाइज कोर्ट विल नॉट एंटरटेन. एंड थर्ड थिंग, इफ यू आर फाइलिंग अ पीआईएल देन यू शुड नो कि इट इज फॉर पब्लिक गुड. यू शुड बी एबल टू शो इट इज फाइल्ड फॉर पब्लिक गुड. तो एक और चीज उसमें बोली गई थी कि इफ यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. कैसे बोलते हैं, जब भी हम कोर्ट में आते हैं, यू कम विथ क्लीन हैंड्स. हम लोग लिखते भी कभी कि द पिटिशनर रिस्पोंडेंट हैज नॉट फाइल्ड दिस पिटिशन with the clean hands. तो उसमें एक चीज लिखी गई, you should fight with clean hands, clean heart, clean mind and clean objective. What are the मतलब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सिर्फ क्लीन हैंड नहीं चाहिए, बट क्लीन हार्ट, क्लीन माइंड एंड क्लीन ऑब्जेक्टिव. आपका जो ऑब्जेक्टिव उद्देश्य चाहिए वो बहुत क्लीन चाहिए. नाउ गोइंग फर्दर, क्या हम लोग पीआईएल फाइल कर सकते हैं क्या? यस, एनीबॉडी ऑन द, मतलब जो भी भारत देश का सिटीजन है, और मैं तो कहूँगी आर्टिकल 14 तो सबको इक्वल ट्रीट करता है. अगर पब्लिक गुड के लिए आप फाइल करना चाहते हैं तो आप फाइल कर सकते हैं. कैसे फाइल कर सकते हैं? पीआईएल का कोई प्रोसीजर नहीं है. पीआईएल का सिंपल आप पोस्ट कार्ड लिख दो, लेटर लिख दो, सिंपल सी कोर्ट फी है, वो भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि पीआईएल पब्लिक कॉज, पब्लिक गुड के लिए किया जाता है. दिस इज वन थिंग. अनदर थिंग कि पीआईएल के लिए लॉयर होना जरूरी है? नो, इट्स नॉट नेसेसरी. आप अगर चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अगर देश को पूरा अफेक्ट करता है आपका जो भी इशू है, जैसे आई विल गिव वन एग्जांपल. प्लास्टिक का इशू है महाराष्ट्र में इस समय कि प्लास्टिक फिर भी यूज हो रहा है, बंदी होती है फिर यूज होता है, अब कोविड के बाद फिर यूज हो रहा है. पहले सूखा कचरा गीला कचरा हम अलग करते रहे, फिर साथ में जा रहा है. तो इफ यू वांट टू ओपन दिस सब्जेक्ट, इट इज ऑफ पब्लिक गुड. या कहीं ट्री, कोई पूरा ट्रीज काट रहे हैं, जैसे आरे के जंगल की बात हुई थी, लेकिन वो अलग बात है, डेवलपमेंट की बात अलग है. कोर्ट विल कंसीडर आपका प्ली क्या है और आप क्यों चाहते हो. तो उन्होंने देखा कि अगर प्लास्टिक का इशू है, पोल्यूशन का इशू है, हो सकता है फूड एडल्ट्रेशन है. इफ यू नो समवेयर कि कहीं बहुत फूड एडल्ट्रेशन हो रहा है कोई कंपनी में, कंपनी इज अ प्राइवेट थिंग, लेकिन वहां से जो फूड बन रहा है, फूड प्रोडक्ट्स, वो पूरे मतलब महाराष्ट्र में जितने भी लोग खाएंगे, या फिर वो एक्सपोर्ट भी कर रही है, कहीं भी खाएंगे तो वो नुकसानदेह है. तो यू कैन फाइल एन पीआईएल. तो आपको कहीं भी पता चले कुछ भी गलत हो रहा है, यू कैन ऑलवेज फाइल अ पीआईएल. एंड यू डोंट नीड अ लॉयर, लेकिन इफ यू हैव अ लॉयर इट विल बी इजी फॉर यू टू पुट योर पॉइंट्स इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट. फिर दूसरा एग्जांपल मैं दे सकती हूँ कि हेरिटेज प्रॉपर्टीज होती है, जैसे ताजमहल हो गया, या फिर यहाँ पर महाराष्ट्र में बहुत सारे किले हैं, शिवाजी के हैं या फिर बहुत लोगों के किले हैं. उस किलों को कई बार ऐसा होता है कि कुछ खरोचे आ रही है, कुछ लोग गलत कुछ लिख रहे हैं उस पर. तो ये जो हेरिटेज कल्चर है इसको हमें सहेजना है. ऐसे टाइम पे यू कैन फाइल इन पीएल, बिकॉज आप क्या कोशिश कर रहे हैं, आप ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हेरिटेज प्रॉपर्टीज है उनको आप सहेज के रखना चाहते हैं फॉर द फ्यूचर जनरेशन, कि उनको पता चले. ताजमहल है तो इस पे भी बहुत सारी पीआईएल हुई है कि अगर आपको हेरिटेज प्रॉपर्टी संभाल के रखनी है, आपको कहीं लग रहा है कोई पुराना बहुत अच्छा मंदिर है जिसको, उसको हेरिटेज कल्चर, हेरिटेज वैल्यू है, तो आप उसको, उसके लिए भी
दिस इज वन थिंग। तो पीआई फाइल करने के लिए आपको सिर्फ इतना चाहिए कि आप यू आर डूइंग इट फॉर पब्लिक गुड, फॉर सोशल, समाज के लिए कुछ करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो। देन पीआई के बारे में और ये चीज कहना चाहूंगी कि पीआई का इशू एक और चीज होता है कि कई बार ऐसा होता है कि कभी कभी मैंने देखा है दो बिल्डर का झगड़ा हो रहा है, उसमें ऐसा होता है कि एक बिल्डर को टेंडर मिल गया, दूसरे बिल्डर को नहीं मिला है। तो ये एक नेगेटिव बात है कि उस बिल्डर जो इस बिल्डर को टेंडर नहीं मिला वो किसी को खड़ा करके पीआई करवा देता है और उल्टा ये इस प्रोजेक्ट में गलती है। तो ऐसी भी पीआई होती है और कोर्ट के ध्यान में आ गया कि ये पीआई ऐसे गलत हो रही है, तो ऐसे समय में बहुत परेशानी होती है। ऑलवेज रिमेम्बर ये सब चीजें मतलब ध्यान रखनी है कि कुछ पर्सनल वेंडेटा नहीं हो, कोई पीछे से कुछ ये नहीं करे। अच्छा, एक और चीज थोड़ा सा है, सेक्शन 133 सीआरपीसी, जैसे पीआई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही होती है। इस सेक्शन 133 सीआरपीसी ऐसा कहता है, जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट के भी आप ध्यान में ला सकते हो कि कहीं अनलॉफुल एक्टिविटीज हो रही है आपके एरिया में, आप पीआई नहीं फाइल कर रहे, आपके एरिया में उतनी ही हो रही है, या फिर कोई बहुत परेशान कर रहा है, या फिर कोई ऐसा बिजनेस हो रहा है जो इलीगल है, या फिर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है जहां से लोगों को तकलीफ हो रही है, या देयर इज अ पॉसिबिलिटी कुछ ऐसे ऐसी चीजें होने वाली है कि एक्सप्लोजन होने वाला है, यू नो इट कि वो बिल्डर ऐसा कुछ चीज यूज कर रहा है, या फिर कोई कंपनी पटाखे बना रही है, कुछ ऐसा कर रहा है। तो 133 सीआरपीसी में मैजिस्ट्रेट को भी पावर है। आई एम टॉकिंग इफ आई एम स्टेइंग इन अंधेरी, अंधेरी कोड, इफ आई एम स्टेइंग इन बैंड्रा, बैंड्रा कोड, इनको भी पावर्स है 133 सीआरपीसी। ऑफ कोर्स उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होगा, उस एरिया के लिए होगा, बट दिस इज ऑल्सो वन थिंग आई वांटेड टू कवर इन दिस सब्जेक्ट। तो पीआईएल का दोस्तों, पीआईएल का जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड रिमेम्बर दिस कि विथ पीआईएल यू change the world around you and you can help the country, complete country। तो पीआई का इशू छोटा सा जरूर है, मतलब ये कहीं पर आपको मिलेगा नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये डेवलप किया है, जुडिशियल एक्टिविज्म है। तो जुडिशियल एक्टिविज्म मतलब मैं कहूंगी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ऐसी बहुत सारी पीआई हुई जिसकी वजह से गंगा मैया क्लीन हुई, या फिर कहते हैं ना कि बहुत सारी मतलब इरेडिकेशन हुआ, मतलब प्रोस्टिट्यूशन कुछ हद तक तो भाई कंट्रोल हुआ, या और बहुत सारी चीजें जैसे प्रिजनर्स के राइट डिसाइड हुए, या फिर मैं कहूंगी ऐसी भी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से वर्क प्लेस मतलब वुमेन का जो शोषण होता था उसके लिए कोई मतलब लॉ नहीं था, बट सुप्रीम कोर्ट ने उसकी नींव रखी विशाखा गाइडलाइन से। तो दिस इज वन थिंग आई वांट यू कि पीएल को इस नजरिए से समझेगा। एंड आज का लेक्चर इसी के लिए था। धन्यवाद सो मच। नाउ ओवर टू मोहित यादव। Thank you so much, ma'am, for your precious time. I want to give a vote of thanks to you today. That was a very nice lecture, and especially like topics during the Saturday class. Like today, you gave lecture on PIL last, and it's like that difference between Article 226 and 227 and other general topics. One thing I want to thank all of the participants, and when you especially I want to thank Corona pandemic as well, as during this pandemic we got you, that you share our experience with us and teach us very well. Very nice, ma'am. One thing more I want to say that, ma'am, you share your experience, that what you worked hard in your life, and what you how you achieve your goal in clearing your AOR exam. And I'm so much thankful to you, ma'am, and thank you so much, ma'am. Thank you, Mohit. I'll end the meeting for today. Thank you, everybody.